हेलो बच्चों। आज के इस लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज मैं फिजिक्स का लेक्चर देने वाला हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो फिजिक्स क्लास 12 का पहला चैप्टर है, ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये कंपटीशन के लिए भी काफ़ी उपयोगी साबित होगा ये मेरा लेक्चर, और बोर्ड के लिए भी काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये जो लेक्चर है इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा और पूरा वीडियो को कोशिश कीजिएगा कि ये पूरा वीडियो को देखें, क्योंकि जब तक आप पूरे वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक ठीक से समझ में नहीं आ पाएगा। जैसे कोई पिक्चर है, पिक्चर को जब हम पूरी तरह से नहीं देखेंगे तो उसका कहानी का जो एसेंस है, निचोड़ है, उसमें क्या बताया गया है, ये हम ठीक से नहीं समझ पाएंगे। तो आइए देखते हैं बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बच्चों, इसका आप नोट्स भी बना सकते हैं। स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें स्थिर आवेश के कारण उत्पन्न विद्युतीय प्रभावों के बारे में अध्ययन किया जाता है। यानी जो आवेश स्थिर है, मोशन नहीं कर रहा है, गति नहीं कर रहा है, वो आवेश क्या क्या प्रभाव उत्पन्न करता है, उसके बारे में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अध्ययन करते हैं। अब इसमें जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मेन जो रोल है बच्चों, वो है आवेश का। ये पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो मेन हीरो है वो है आवेश। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो मेन हीरो है वो है आवेश। आवेश पर ही पूरा इसका जो कितना कॉन्सेप्ट है सब आवेश पर ही निर्भर है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये आवेश क्या होता है। चार्ज,
आवेश जो है, आवेश किसी वस्तु पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वह विद्युतीय और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। यानी आवेश के कारण ही वो विद्युतीय गुण, ये विद्युतीय प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। तो आवेश जो है किसी वस्तु, किसी पदार्थ का जो है वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है, एक आंतरिक गुण होता है। अब आवेश होगा तभी जो है चुंबकीय या विद्युतीय प्रभाव उत्पन्न होगा। आवेश नहीं होगा तो इस तरह का कोई भी प्रभाव उत्पन्न नहीं होगा। तो आवेश, अब हम देखते हैं कि आवेश उत्पन्न कैसे होता है। हम सब जानते हैं बच्चों कि किसी भी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। प्रोटॉन पे धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, जिसके कारण परमाणु क्या होता है, न्यूट्रल होता है। कभी कभी एक क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है कि परमाणु न्यूट्रल क्यों होता है। तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होता है, और जितना ये प्रोटॉन पे धन आवेश है उतना ही इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है। तो धन आवेशों की संख्या और ऋण आवेशों की संख्या समान होती है, जिसके कारण परमाणु न्यूट्रल होता है। तो अब आवेश कैसे उत्पन्न होता है। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई वस्तु है और ये कोई वस्तु है। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन जब निकल करके इसमें जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसफ़र होता है तो इस पे आ जाता है धन आवेश और इस पे आ जाता है ऋण आवेश। जैसे हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े हैं कि ये सोडियम है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281 होता है, और ये क्लोरीन है, इसका 287 होता है। तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन, सोडियम जो एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है, जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करता है तो इस पे क्या आ जाता है, Na+, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और इस पे क्या होता है, एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो जितना इलेक्ट्रॉन ये देगा उतना इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और उतना ही इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इस तरह से किसी परमाणु पे या किसी वस्तु पे आवेश उत्पन्न होता है। तो आवेश हमेशा पेयर प्रोडक्शन होता है बच्चों। आवेश हमेशा जब पॉजिटिव बनेगा तो उतना ही नेगेटिव भी बनेगा। अगर इस पे 10 पॉजिटिव बनेगा तो इस पे 10 नेगेटिव बनेगा। सिर्फ पॉजिटिव या सिर्फ नेगेटिव संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो आवेश जो किसी वस्तु पे उत्पन्न होता है, या किसी वस्तु पे जो धन आवेश या ऋण आवेश, आवेश दो तरह के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। तो किसी वस्तु पे जो आवेश उत्पन्न होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का खेल होता है कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से ही धन आवेश और ऋण आवेश बनता है। अब देखते हैं कि आवेश का क्या क्या गुण होता है।
प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। पहले जो प्रॉपर्टीज है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसके बाद आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ये बच्चों एक तरह से आपका नोट्स बन जाएगा और उसके बाद फिर हम एक एक पॉइंट को हम एक्सप्लेन कर देंगे। तो फर्स्ट है आवेश एक अदिश राशि है। आवेश क्या है? आवेश एक अदिश राशि है। दूसरा,
बच्चों, आवेश का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। आवेश एक अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब क्या हो गया? एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। आवेश का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। आवेश संरक्षित होता है। तो किसी भी सिस्टम का, किसी भी निकाय का जो आवेश होता है वो कंजर्व होता है, संरक्षित होता है। अर्थात आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। जैसे ऊर्जा होता है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत होता है कि ऊर्जा को हम नष्ट नहीं कर सकते हैं और न ही ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं। सेम चीज़ है कि आवेश को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही आवेश को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। तो आवेश जो है कंजर्व्ड होता है, संरक्षित होता है। आवेश बीजगणितीय नियम अर्थात जोड़ने घटाने में बीजगणितीय नियम का अनुकरण करता है। तो आवेश को जब हम जोड़ते हैं, घटाते हैं, तो जैसे अलजबरा में बीजगणित में उसको हम लोग जोड़ते घटाते हैं, उसी तरह से आवेश को अभी जोड़ घटाव किया जाता है। आवेश क्वांटाइज्ड होता है। आवेश स्थानांतरीय होता है। आवेश पदार्थ के द्रव्यमान से संबंधित होता है। अर्थात आवेश जो है ये द्रव्यमान, जिस द्रव्यमान के बिना आवेश का हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, यानी जहाँ द्रव्यमान नहीं है वहाँ कोई आवेश नहीं हो सकता है। तो आवेश द्रव्यमान के बिना मतलब किसी भी पार्टिकल्स हो या कोई भी वस्तु पदार्थ कुछ भी हो, अगर उसका द्रव्यमान नहीं है, जैसे फोटोन हो गया, फोटोन का रेस्ट मास क्या होता है? 0 होता है, इसलिए फोटोन पे कोई आवेश नहीं होता है। आवेश फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मुक्त होता है, अर्थात आवेश पर गति का प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कोई वस्तु पे अगर 10 कूलम्ब आवेश है और उसको हम गति में ले आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसका आवेश बढ़ जाएगा या फिर आवेश घट जाएगा। आवेश 10 कूलम्ब ही रहेगा, चाहे उसका गति कुछ भी हो जाए। स्थिर आवेश विद्युतीय क्षेत्र, समान वेग से गतिशील आवेश विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र तथा त्वरित आवेश विकिरण उत्पन्न करता है। यानी जो आवेश स्थिर है वो सिर्फ विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है। और जो एक समान चाल से अगर गतिशील कोई आवेश है जिसमें एक्सीलरेशन नहीं हो, विदाउट एक्सीलरेशन हो, तो वो चुंबकीय और विद्युतीय दोनों क्षेत्र उत्पन्न करता है। यानी आवेश जब गति में हो गया और उसका चाल एक समान है, तो वो विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। और जो स्थिर आवेश है वो सिर्फ विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और जो आवेश एक्सीलरेटेड है, यानी स्पीड धीरे धीरे जिसका बढ़ रहा है, एक्सीलरेशन है उसमें, वो विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न करता है, साथ साथ वो रेडिएशन उत्पन्न करता है, विकिरण उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न करता है। तो बच्चों, आवेश एक अदिश राशि है। आवेश संरक्षित होता है, अर्थात किसी भी सिस्टम का कुल आवेश जो है बच्चों संरक्षित रहता है। इसका मतलब हो गया कि जैसे मान लेते हैं कोई एटम्स है, पार्टिकल्स, और इस पे हम ये गामा रेस इस पे
आघात करते हैं तो गामा रे पे चार्ज क्या होता है, Q इक्वल टू 0 होता है। इसका एनर्जी होता है लैम्डा न्यू, इतना एनर्जी होता है। ये जब इस एटम पे आघात करता है तो इससे उत्पन्न होता है पॉजिट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे बच्चों पहले जो है इस पे चार्ज कितना है 0, और बाद में भी चार्ज कितना हो गया 0। तो चार्ज जो है, चार्ज को ना हम डिस्ट्रॉय करते हैं ना ही चार्ज को हम उत्पन्न करते हैं। इस पे चार्ज 0 था और बाद में भी चार्ज कितना हो गया 0। तो चार्ज जो होता है क्या होता है, कंजर्व होता है, संरक्षित होता है। चार्ज को ना हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही चार्ज को नष्ट कर सकते हैं। उसी तरह से अब आवेश बीजगणितीय नियम का अनुकरण करता है। तो चार्ज का जो प्रोडक्शन होता है, यानी चार्ज हमेशा एक साथ बनता है। जब प्लस बनेगा तो माइनस भी बनेगा, यानी दोनों पेयर प्रोडक्शन होता है। यहाँ पे चार्ज जो है पॉजिटिव बना, नेगेटिव भी बना, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बना ना। कभी भी सिर्फ पॉजिटिव चार्ज या कभी भी सिर्फ नेगेटिव चार्ज नहीं बनता है। अब आवेश बीजगणितीय नियम यानी जोड़ने घटाने में, आवेश को जब हम जोड़ना घटाना है तो हम लोग बीजगणित के नियम का अनुकरण करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई वस्तु है और इस पे चार्ज है 2Q माइनस 3Q प्लस 4Q 7Q माइनस Q। अब नेट चार्ज अगर हमको निकालना है तो हो जाएगा 2Q माइनस 3Q प्लस 4Q प्लस 7Q माइनस Q। तो हो गया 4 2 6 7 11, 4 2 6 7 13Q माइनस 4Q, तो ये हो गया 9Q। तो नेट चार्ज जो इस वस्तु पे निकला बच्चों हो गया 9Q पॉजिटिव प्लस 9Q। तो आवेश को हम लोग इस तरह से जोड़ते हैं, जैसे अलजबरा में बीजगणित में हम लोग जोड़ घटाव करते हैं, उसी तरह से आवेश को जोड़ा घटाया जाता है। ये चार्ज का बेसिक प्रॉपर्टीज है। अब चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड का मतलब है कि मिल्कन ऑयल ड्रॉप, एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, मिल्कन ऑयल ड्रॉप उसका नाम है। मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पे आधार पर ये सिद्ध किया गया कि नेचर में सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है E इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दिस इज द स्मॉलेस्ट चार्ज इन द नेचर। इससे कम चार्ज होता ही नहीं है। तो इस चार्ज को लोग बेसिक चार्ज बोलते हैं, बेसिक चार्ज।
यानी ये फंडामेंटल चार्ज है, और ये इतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है, नेगेटिव -1.6 10⁻19 कूलम, और प्रोटॉन पर भी इतना ही चार्ज होता है, लेकिन वहाँ पे पॉजिटिव होता है। तो ये डिस्क्रीट चार्ज होता है, चूँकि इलेक्ट्रॉन चार्ज जो बनता है किसी वस्तु पे, जो चार्ज उत्पन्न होता है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो सकता है, 10 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो सकता है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से होता है। आधा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र तो हो नहीं सकता है, 2/3 1/3 इलेक्ट्रॉन का तो ट्रांसफ़र हो नहीं सकता। जब भी होगा तो 1 2 3 4 इस तरह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, इस सबसे मिनिमम चार्ज है। अब इसको हम डिवाइड करके हम 0.8 चार्ज नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इतना चार्ज पॉसिबल नहीं है। 0.8 10⁻19 कूलम का चार्ज नेचर में पॉसिबल नहीं है। ये सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज है। तो 1 इलेक्ट्रॉन का जब हम ट्रांसफ़र करते हैं, या 2 इलेक्ट्रॉन, जो भी ट्रांसफ़र होता है वो इंटीग्रल फॉर्म में होता है, इंटीग्रल फॉर्म में होता है। आधा, 2/3, 3/3, 1/4 इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। जब भी ट्रांसफ़र होगा तो एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा। तो ये इसका डिस्क्रीट वैल्यू होता है, यानी अलग अलग क्वांटिटी में इसका वैल्यू होता है। तो क्वांटाइजेशन, ये सबको, क्वांटा का मतलब हो गया सबसे स्मॉलेस्ट बेसिक चार्ज, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि किसी भी वस्तु पे जो आवेश होता है वो इसका इंटीग्रल मल्टीपल्स होता है। यानी 2e हो सकता है, 3 हो सकता है, 10 हो सकता है, -2 हो सकता है, -10 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो इस तरह से चार्ज एग्जिस्ट करता है। 1/2 नहीं हो सकता है, 3/4 ही नहीं हो सकता है। हाँ, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब हो गया कि किसी भी वस्तु पे जो आवेश होता है वो पूर्णांक के मल्टीपल्स के रूप में होता है, पूर्णांक के मल्टीपल्स के रूप में होता है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्वांटाइजेशन आवेश का क्वांटाइजेशन, इसका मतलब होता है किसी भी वस्तु पर आवेश हमेशा मूल आवेश यानी E का के का इंटीग्रल, या हिंदी में इसको लिखेंगे पूर्णांक के पूर्णांक का गुणज होता है।
अर्थात इंटीग्रल मल्टीपल्स, इंटीग्रल मल्टीपल्स होता है, अर्थात Q बराबर प्लस माइनस एन ई। Q हो गया वस्तु पे आवेश हो गया, E हो गया बेसिक चार्ज मूल आवेश हो गया 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, और N हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये सब पार्टिकल्स की संख्या हो गई। तो क्वांटाइजेशन का मतलब हो गया किसी भी वस्तु पे जो आवेश होता है वो पूर्णांक का गुणज होता है, यानी पूर्णांक ई को पूर्णांक से ही मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होता है ना, जैसे 2e 3e 4e -5e -6e इस तरह से हो सकता है। कभी भी 1/2e 3/2e 4/5e इस तरह से आवेश संभव नहीं है। आवेश जब भी होगा तो 2e हो सकता है, 4e हो सकता है, 6e हो सकता है, -10e हो सकता है, पर कभी भी 1/2e नहीं हो सकता है, -3/4e नहीं हो सकता है, 2e/3 नहीं हो सकता है। इस सब आवेश पॉसिबल नहीं है, सब संभव नहीं है। तो इसी को कहा जाता है आवेश का क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो बच्चों आवेश संरक्षित होता है, आवेश को बीजगणितीय नियम के अनुसार जोड़ा घटाया जाता है, यानी आवेश क्वांटाइज्ड होता है। तो ये जो 3 प्रॉपर्टीज है इसको बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज कहा जाता है। अगर प्रश्न में कभी आता है कि राइट द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, तो हम लोग ये 3 प्रॉपर्टीज को लिखेंगे कि आवेश, किसी भी सिस्टम का आवेश संरक्षित होता है, आवेश क्वांटाइज्ड होता है, आवेश को हम लोग बीजगणितीय नियम के अनुसार जोड़ते हैं, घटाते हैं। तो ये जो 3 प्रॉपर्टीज़ है इसको फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज कहा जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब है आवेश पदार्थ के द्रव्यमान से संबंधित होता है, यानी आवेश चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। विदाउट मास चार्ज कैनॉट एग्जिस्ट। चार्ज जो है मास पे डिपेंड करता है। वस्तु होता है, वस्तु में आवेश होता है, ये मास होता है, तभी जो है हम सोच सकते हैं कि इस वस्तु पे चार्ज संभव है। और अगर मास नहीं है तो आवेश भी नहीं होगा। जैसे हम पहले बताए फोटोन, फोटोन जो होता है उस पे उसका रेस्ट मास 0 होता है। फिर गामा रेज हो गया, इस तरह का जो पार्टिकल्स है इसका रेस्ट मास 0 होता है, इसीलिए इस पे आवेश नहीं होता है, क्योंकि मास नहीं है तो आवेश नहीं है। आवेश फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मुक्त होता है।
फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब हो गया कि जब हम एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जब हम जाते हैं तो हमने फिजिक्स में पढ़ा है 11 क्लास में फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो वहाँ पे आवेश चेंज नहीं होता है, आवेश का जो मान है वो नहीं बदलता है। इसका मतलब है कि आवेश गति पे डिपेंड नहीं करता है। किसी वस्तु का गति अगर हम बढ़ा दें या उसको घटा दें या फिर उसको हम रेस्ट में रखें तो आवेश का जो मान है वो चेंज नहीं होता है। अगर मान लेते हैं ये इस पे मान लो कि इस पे जो है मार्कर पे 100 कूलम आवेश है या 10 कूलम आवेश, कुछ भी आवेश है, 10 कूलम आवेश मान लेते हैं, फिर इसको जब हम गति में कर रहे हैं क्या इसका आवेश चेंज हो जाएगा? नहीं चेंज होगा। इसको हम स्थिर रखे हुए हैं तो भी इस पे 10 ही कूलम आवेश रहेगा, इसको हम गति में करेंगे तो भी इस पे 10 कूलम आवेश रहेगा। तो आवेश वस्तु के गति पे डिपेंड नहीं करता है। स्थिर आवेश, जो आवेश स्थिर है वो विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। जो आवेश एक समान गति से चल रहा है वो विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। और जो आवेश एक्सीलरेटेड है, यानी जिस आवेश के गति में एक्सीलरेशन है उसका स्पीड धीरे धीरे बढ़ रहा है या फिर स्पीड धीरे धीरे घट रहा है, तो वो विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और इसके अलावा वो रेडिएशन भी उत्पन्न करता है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी उत्पन्न करता है। तो बच्चों ये प्रॉपर्टीज हो गया आवेश का। अब आवेश का SI मात्रक होता है कूलम्ब। आवेश का SI मात्रक कूलम्ब होता है। इसको हम C से डिनोट करते हैं। तो अभी हमने देखा कि आवेश की क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, आवेश में क्या क्या लक्षण होता है, क्या क्या गुण होता है। अब हम लोग देखते हैं कि किसी वस्तु को हम आवेशित कैसे करेंगे, यानी मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग, किसी वस्तु को आवेशित करने का 3 तरीका है। मेथड ऑफ चार्जिंग, आवेशित करने की विधि। पहला जो है ये है घर्षण के द्वारा। दूसरा जो है चालन, यानी कंडक्शन, ये हो गया फ्रिक्शन।
अच्छा, कंडक्शन। और तीसरा होता है, इसको बोला जाता है प्रेरण, इंडक्शन। इंडक्शन के द्वारा। तो किसी भी वस्तु को आवेशित करने का 3 मेथड है, घर्षण से, कंडक्शन से और इंडक्शन से। घर्षण से वस्तु, जब हम दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं, रब करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु में ट्रांसफ़र हो जाता है, जिससे एक वस्तु पे धनावेश आ जाता है और दूसरे वस्तु पे ऋणावेश आ जाता है। तो घर्षण करने से, जैसे हम लोग बचपन में हम लोग एक प्रयोग करते थे कि कंघी को बाल से रगड़ते थे और रगड़ने के बाद इसको हम लोग कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े के पास जब लाते हैं तो वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो जब हम बाल से रगड़ते हैं बच्चों इस तरह से, तो बाल और कंघी के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है। घर्षण से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, और जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है तो वो धनावेश ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण वो कागज़ के टुकड़ा को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। अब तो कागज़ का जो टुकड़ा है वो तो अनावेशित है। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ में एक चीज़ छूट गया बच्चों, वो मिस कर गया। उसमें क्या है कि जो समान आवेश है, उसको आप लोग लिख लीजिएगा, जो समान आवेश है वो एक दूसरे को विकर्षित करता है, और जो असमान आवेश है वो एक दूसरे को आकर्षित करता है। जैसे अगर ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, विकर्षित करेगा, रिपेल करेगा। तो ये इसको इधर धक्का देगा और ये इसको इधर धक्का देगा। इस तरह से दोनों एक दूसरे को हटाएगा। कि जब प्लस और माइनस को लाएंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा और ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो ये भी एक आवेश का एक प्रॉपर्टीज होता है। तो जब हम कंघी को बाल में रगड़ते हैं तो बाल क्या है, अच्छा, उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है, कंघी पे और बाल में। अब होता ये है कि जब हम छोटे छोटे, जब कागज़, मान लो कि ये कागज़ का टुकड़ा है और यहाँ पर हम कंघी को लाते हैं, मान लेते हैं कि इस पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होता है, तो ये क्या कहता है, ये कागज़ के टुकड़ा ये तो न्यूट्रल है, इसमें तो कोई चार्ज है नहीं, तो फिर ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कैसे करता है। तो इसको अट्रैक्ट करने के पहले ये जो कागज़ का टुकड़ा है इसमें प्लस और माइनस चार्ज दोनों है, प्लस भी है माइनस भी है। तो ये नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और पॉजिटिव चार्ज को ये रिपेल कर देता है दूसरे साइड। सबसे पहले क्या करता है, ये चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचता है, फिर यहाँ पे जब नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो फिर ये प्लस माइनस बन के इसको अपनी तरफ खींच लेता है। तो पहले इसमें क्या होता है, प्रेरण होता है, इंडक्शन होता है, इसको इंडक्शन बोलते हैं। पहले इसमें ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसमें नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करता है, प्रेरित करता है, और तब जो है उसके बाद फिर इसको अपनी तरफ खींचता है। तो ये घर्षण के द्वारा इसमें चार्ज इस तरह से उत्पन्न होता है। दूसरा है चालन,
अगर कोई वस्तु, मान लेते हैं कि कोई कंडक्टर है और ये कंडक्टर पे प्लस चार्ज है और ये कोई वस्तु है जो कंडक्टर है इस पे ये न्यूट्रल है। अब इसको जब हम इसके कांटेक्ट में लाएंगे, मान लो किसी कंडक्टर से इसको जब हम जोड़ देते हैं तो ये चार्ज का ट्रांसफ़र होता है, तो इस पे भी प्लस चार्ज आ जाता है। तो कंडक्शन यानी चालन के द्वारा भी किसी वस्तु को हम लोग चार्जित करते हैं, है ना, उसको भी हम लोग आवेशित करते हैं। तीसरा है प्रेरण। प्रेरण क्या होता है? किसी वस्तु को आवेशित करने की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो वस्तु को एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं लाते हैं। कंडक्शन में क्या होता है? कांटेक्ट में लाते हैं। घर्षण में भी कांटेक्ट में रहता है, दोनों को रगड़ते हैं, रबिंग करते हैं। पर प्रेरण में कांटेक्ट में नहीं लाते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई वस्तु है, ये कोई कंडक्टर है और यहाँ पर हम एक आवेशित वस्तु को लाते हैं, इस पे प्लस चार्ज है, इस पे मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज है। तो ये सबसे पहले क्या करता है कि इस वस्तु में, यानी ये जो कंडक्टर है, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है और पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर देता है। इस तरह से ये जो है इसमें चार्ज इंड्यूस करता है। फिर हम क्या करते हैं, अगर हम इसको हटा लेंगे तो फिर ये न्यूट्रल हो जाएगा, यानी नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जब हम इसको जब इसके पास लाते हैं तो चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। नेगेटिव चार्ज इसके नज़दीक आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज इससे दूर चला जाता है। फिर हम क्या करते हैं, इसको अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, अर्थिंग कर देते हैं। पृथ्वी जो है बच्चों बहुत बड़ा चार्ज का बहुत बड़ा सोर्स है, इनफाइनाइट सोर्स ऑफ चार्ज। ठीक है, पृथ्वी जो है बहुत बड़ा सोर्स है। जैसे समुद्र में पानी होता है, वो इसमें इतना पानी होता है कि हम उसको कल्पना नहीं कर सकते। उसी तरह से पृथ्वी में इतना आवेश है, उसको माना जाता है कि पृथ्वी आवेश का बहुत बड़ा सोर्स है। इसलिए पृथ्वी के पोटेंशियल यानी विभव को शून्य माना जाता है। पृथ्वी का जो पोटेंशियल है इसको हम लोग जीरो मानते हैं। ये भी एक टॉपिक बस कॉन्सेप्ट, इसको याद रखना है कि पृथ्वी के पोटेंशियल को हमेशा क्या होता है, जीरो माना जाता है। यानी उसमें जब हम आवेश दे दें या फिर उसमें से आवेश ले लेते हैं तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जब हम इसको पृथ्वी से कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होता है कि चार्ज जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके ये प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देता है ना। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ये प्लस चार्ज से कंबाइन होकर के इसको न्यूट्रलाइज कर देता है। और इसके बाद फिर जो है इस पे सिर्फ नेगेटिव चार्ज, फिर इसको जब हम हटा लेंगे तो इस पे क्या हो जाएगा, सिर्फ नेगेटिव चार्ज रह जाएगा। ये पूरे कंडक्टर पर जो है ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो जो चार्ज इस पे इंड्यूस होता है इसको हम लोग मान लेते हैं क्यू डैश। इसको बोला जाता है प्रेरित चार्ज, प्रेरित आवेश या फिर इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड
चार्ज, और इसको बोला जाता है इंड्यूसिंग चार्ज। इंड्यूसिंग चार्ज। अब जो ये इंड्यूस्ड चार्ज है, ये इंड्यूस्ड चार्ज होता है -q1 - 1/k। इसके बीच में एक रिलेशन होता है, इंड्यूस्ड चार्ज इक्वल टू -q × 1 - 1/k। ठीक है। अब यहाँ पे माइनस साइन ये है कि जो चार्ज इंड्यूस होगा वो हमेशा अपोजिट होगा। अगर यहाँ पे माइनस होगा तो इसमें जो चार्ज इंड्यूस होगा वो पॉजिटिव होगा, अगर ये पॉजिटिव है तो इसमें जो चार्ज इंड्यूस होगा वो नेगेटिव होगा। तो इस तरह से हम लोग चार्ज को इंडक्शन के द्वारा किसी वस्तु को चार्ज करते हैं, और ये इंड्यूस्ड चार्ज और इंड्यूसिंग चार्ज के बीच में ये रिलेशन है। जो मेटल होता है बच्चों, जब क्यूडेस का मान, जो क्यूडेस है इंड्यूस्ड चार्ज का मान हमेशा लेस देन इक्वल टू क्यू होता है। इससे बराबर हो सकता है या इससे छोटा होता है, इससे कभी भी बड़ा नहीं होता है। मेटल के लिए, फॉर मेटल के लिए K का मान इन्फिनिटी होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, Q डैश इक्वल टू -Q। यहाँ पे K का वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो जब ये मेटल होता है, कोई कंडक्टर होता है, तो सेम क्वांटिटी में चार्ज इसमें इंड्यूस होता है, लेकिन वो अपोजिट, उल्टा होता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। इंडक्शन हमेशा अपोजिट नेचर का होता है। तो बच्चों ये मेथड हो गया फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन। अब हम लोग देखते हैं कूलम्ब का नियम। कूलम्ब का नियम। कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ जो है बहुत ही, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सबसे जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो लॉ है वो ये कूलम्ब्स लॉ है। कूलम्ब्स लॉ हम जानते हैं कि आवेश एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है या फिर रिपेल करता है, एक दूसरे पे फोर्स लगाता है। तो वो फोर्स का वैल्यू क्या है, कितना फोर्स लगाता है उस पर, उसको हम लोग, उस वैल्यू को हम लोग कूलम्ब के नियम से निकालते हैं। तो कूलम्ब साहब ने ये बताया कि दो आवेश के बीच जो बल लगता है वो दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल का समानुपाती होता है। और दूसरा, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कूलम्ब का नियम है, इस नियम के अनुसार
दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण का बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। था ये बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। मान लेते हैं कि कोई वस्तु मान लिया कि Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश r दूरी पर स्थित है, तो कूलॉम के नियम से F समानुपाती Q1 Q2 और F समानुपाती 1/r²। F समानुपाती Q1 Q2 r²। बच्चों, कूलॉम का नियम कहता है कि दो जो आकर्षण या विकर्षण का बल लगता है वो दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी यानी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये जो बल होता है, बल की दिशा
ये दोनों आवेशों को जो मिलाने वाली रेखा है, ये इसी के डायरेक्शन में बल की भी दिशा होती है। तो F समानुपाती Q1 Q2 समानुपाती 1/r², ये दोनों को कंबाइन कर देंगे, F समानुपाती Q1 Q2/r²। तो ये हो गया F बराबर K Q1 Q2/r²। यहाँ पे समानुपाती हटाएंगे, कांस्टेंट लिखेंगे K, ये स्मॉल k है। तो ये कूलम्ब का नियम हो गया। अब यहाँ पे k जो होता है, k बराबर होता है 1/4πε0, और इसका मान होता है 9 × 10⁹ ε0 का वैल्यू, और ये हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये F बन जाएगा F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ε0 जो है, इसको परमिटिविटी बोला जाता है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। और बच्चों इसका मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 सॉरी, ये हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और यहाँ पर जो k होगा, k का यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अब ये यूनिट, इसको याद रखने के लिए, बच्चे इसको रटना नहीं है, हम इसी से इसका यूनिट निकाल लेते हैं। जैसे k है, तो k को हम लिखेंगे k = F r² Q1 Q2। तो F हो गया, F का हो गया न्यूटन, इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और ये हो गया कूलम्ब स्क्वायर। कूलम्ब इंटू कूलम्ब इक्वल टू कूलम्ब स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो ये k का यूनिट हो गया। अब ε0 का जो यूनिट है, इसको हम यहाँ ले आएंगे, F को यहाँ ले आएंगे। तो ε0 इक्वल टू हो जाएगा 1/4πF Q1 Q2/r²। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम्ब स्क्वायर बटा में न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इससे हम जो है ε0 का यूनिट और यहाँ पे k का यूनिट निकाल लेते हैं।
तो ये जो वैल्यू है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, ये है ए साइज सिस्टम, ए साइज सिस्टम। और के बराबर होता है 1 इन इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में के का वैल्यू 1 होता है। अब इसका जो है कभी कभी डायमेंशन आता है लिखने के लिए बच्चों, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या होगा। तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, हम इसको यहाँ लाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 पाई एफ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो इसका जब डायमेंशन लिखेंगे, ये कूलम्ब है आवेश, तो आवेश का डायमेंशन क्या होता है, देखो आई बराबर होता है Q बाई टी, यानी करंट इक्वल टू होता है आवेश बटा टाइम। तो Q इक्वल टू होता है आई इंटू टी। आई एम्पियर होता है इसका डायमेंशन, इसका होता है टाइम। तो ये आवेश का डायमेंशन हो गया 80। तो यहाँ पे 80 इंटू 80 करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर। और ये फोर्स है, फोर्स का होता है एम एल टी माइनस 2, ये इसका डायमेंशन हो गया। और इसका होता है एल स्क्वायर, चूँकि ये लेंथ है। तो हो गया, अब ये सबको हम ऊपर ले जाएंगे, ए स्क्वायर टी स्क्वायर एम के पावर -1 आ जाएगा, एल स्क्वायर और यहाँ एल, तो एल क्यूब हो जाएगा। फिर हम ऊपर लेके चल जाएंगे तो एल के पावर -3 हो जाएगा। टी को ऊपर ले जाएंगे तो टी के पावर 2 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका एम पावर -1, एल के पावर माइनस, फिर ए स्क्वायर और टी के पावर 4, ये इसका डायमेंशन आ गया। एप्सिलॉन नॉट का ये डायमेंशन हो गया। तो कभी कभी ये क्वेश्चन में, बोर्ड का एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ देता है कि एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, फिर के का वैल्यू क्या होता है। तो ये सब बोर्ड के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इतने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें बनते हैं। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है बच्चों ये कि जो फोर्स जो है, अगर हम Q1 Q2 को कांस्टेंट रखते हैं तो K तो कांस्टेंट है, तो ये फोर्स प्रोपोर्शनल होता है 1/r स्क्वायर का। इसको इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो बच्चों आज के वीडियो में हम लोगों ने ये देखा, मुझे उम्मीद हो कि आपको बहुत पसंद आया होगा। आप लोग इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। तो लोग डिस्टर्ब कर रहा है जी।